सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में तूफान के बाद पेड़ों का गिरने की घटना पर उपराज्यपाल ने जताई चिंता, जाने क्या कहा। दिल्ली में सोमवार को तेज आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों में पेड़ गिरने की जानकारी मिली है। राजधानी में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से काफी नुकसान हुआ है। सोमवार शाम को 4:30 बजे से रात 9 बजे के बीच विभिन्न सरकारी एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, एमसीडी पेड़ों के उखड़ने के बारे में लगभग 530 कॉल मिल चुके हैं। वहीं इस संबंध में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द इस पर उचित कदम उठाया जाएगा। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पेड़ गिरने की घटनाएं चिंताजनक हैं और हम दिल्ली के हर नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही उचित कदम उठाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने कहा कि कुछ पेड़ बीमारियों और दीमक के कारण भी कमजोर हो सकते हैं, जिन्हें बाद में रसायनों के उपयोग की आवश्यकता होती है। राजधानी ये पेड़ उखड़कर गाड़ी और मकानों पर जा गिरे। इसके साथ ही तेज हवाओं ने घरों का सामान सड़क पर ला दिया। अंगदान के लिए महिला को अपने पति की सहमति की जरूरत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अगर कोई महिला कानून के अनुसार अंगदान करना चाहती तो पति से अनुमति प्रमाण पत्र लेने की कानूनन कोई जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने एक महिला की अपने पति को किडनी दान करने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति ने कहा कि नियम के अनुसार किसी करीबी रिश्तेदार को अंगदान के मामले में किसी भी जीवन साथी की सहमति अनिवार्य नहीं है और अधिकारियों को कानून के अनुसार अंगदान के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि महिला कोई गुलाम नहीं है, उसका शरीर है। अदालत ने मानव अंग प्रतिरोपण नियमों पर गौर किया और कहा कि कानूनी ढांचे के तहत किसी को अपने जीवन साथी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता नहीं है। अदालत ने कहा कि अदालत ने नियम 22 के साथ नियम 18 पर गौर किया गया है, जिसमें कहा गया कि ऐसे मामले में जहां दाता विवाहित है उसे अपने जीवन साथी से सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। नियम में जीवन साथी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की बात नहीं कही गई है। सिर्फ आंधी तूफान से नहीं बल्कि सड़कों पर दौड़ती गाड़ी भी गिराती है पेड़, एक्सपर्ट का हैरान करने वाला खुलासा। दिल्ली इंसानी बारिश ने मौसम पहले से सुहाना कर दिया। बारिश के बाद दिल्ली में गर्मी से कम हुई है, लेकिन 30 मई के शाम से शुरू हुई आंधी तूफान की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। कहीं जल भरा हो गए तो कहीं घंटों तक पेड़ों के गिरने की वजह से यातायात बाधित रहा। मौसम विभाग की माने तो कल यानी बीते 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली थी। इसकी वजह से दिल्ली में करीब 500 पेड़ गिर गए हैं। दिल्ली में बारिश और तूफान के बाद पेड़ गिरने का यह कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी तेज बारिश और आंधी तूफान से दिल्ली के पेड़ को नुकसान पहुंच चुका है। आखिर क्या वजह कि थोड़ी देर की आंधी तूफान में दिल्ली के पेड़ों को इतना नुकसान हो जाता है? जरा सी बारिश भी दिल्ली में तबाही सा मंजर ला देते हैं। इसकी वजह बताते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्मिक डी और भूगोल के डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर डब्ल्यू.बी. पांडे बताते हैं कि दिल्ली बहुत घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ जितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से जगह काफी कम है। अगर गाड़ियों की बात करें तो सड़कें खचाखच गाड़ियों से भरी रहती है। हर जगह भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में ज्यादा भीड़ और गाड़ियों के चलने पर जमीन पर जोर भी पड़ता है। गाड़ियों की वाइब्रेट जमीन के अंदर तक जाती है। इसकी वजह से पेड़ों की जड़ें कमजोर हो जाती है। ग्रेट नोएडा में बिल्डरों हाउसिंग ग्रुप की बड़ी मुसीबत, वसूले जाएंगे 63 करोड़ रुपए। ग्रेट नोएडा में बिल्डरों हाउसिंग ग्रुप से 63 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। ये रुपए पानी के बिल के हैं। दरअसल ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने लंबे समय से पानी के बिल का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दिया है। कार्रवाई के तहत 22 बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ प्राधिकरण ने वसूली पत्र यानी आरसी जारी कर दिए हैं। इन पर 63.41 करोड़ रुपए बकाये हैं। प्राधिकरण ने आरसी पत्र राजस्व विभाग को सौंप दिया है। बता दें कि ग्रेट नोएडा में पानी के करीब 40,000 कनेक्शन है। इसमें से अधिकतर उपभोक्ताओं पर पानी का बिल बाकी है। कई बकायेदारों ने पिछले कई वर्षों से पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है। बिल जमा करने के लिए ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी किया है। खासकर बड़े बकायेदारों को तो कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसे देखते हुए ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने बकाया बिल वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दिया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी बोले, देर से हुई कार्रवाई पर दुरुस्त हुई। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र कुमार जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला देने के मामले में
कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सत्येंद्र जैन बहुत संगीन आरोप में गिरफ्तार हुआ है। तमाम दस्तावेज साबित करते हैं कि सत्येंद्र जैन हवाला कारोबारी के साथ थे, लेकिन देर से गिरफ्तार हुई पर दुरुस्त हुई है। केजरीवाल के राजदार वफादार मंत्री सत्येंद्र जैन पर काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया गया है, जो जांच में सही पाया गया है। हालांकि सीएम केजरीवाल भ्रष्ट मंत्री को बचाने के लिए चट्टान की तरह क्यों खड़े हो गए हैं? क्या जेल से दिल्ली सरकार चलाएंगे? सत्येंद्र जैन को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करो। इसके साथ ही कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के 80% मंत्रियों पर गंभीर चार्ज हैं। केजरीवाल बर्खास्त करने के बजाय इनके बचाव में उतर गई हैं। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल इसे चुनावी साजिश का हिस्सा बता रही हैं। पंजाब चुनाव के दौरान भी सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश की गई थी, जो कि एक चुनावी स्टंट था। अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को अभी तक बीजेपी के साथ मिलकर रोकने का काम कर रही हैं। अनिल चौधरी ने कहा कि केजरीवाल के सत्येंद्र जैन केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं बल्कि राजदार मंत्री है, जो कि कालाधन पार्टी के लिए इकट्ठा करते हैं। जामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से 30 उम्मीदवारों का यूपीएससी में सिलेक्शन दी जाती है फ्री कोचिंग। संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रतिष्ठित परीक्षा में श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की है। यूपीएससी की टॉपर श्रुति शर्मा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामी के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में तैयारी की है। इस साल रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से 30 उम्मीदवार यूपीएससी में चुने गए हैं। इसी के साथ एक बार फिर से कोचिंग ने अपना स्टैंड कायम रखा है। श्रुति शर्मा इस कोचिंग की छात्रा रही है। आयोग ने बताया कि लगभग 685 उम्मीदवारों में से परीक्षा पास की है, जबकि जामिया से 23 सफल उम्मीदवारों में से 12 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। वहीं यूपीएससी सीए परीक्षा में टॉप 4 रैंक हासिल करने वाला लड़कियां भी हैं। गौरतलब है कि जामिया मिलिया इस्लामी की रेजिडेंशियल कोचिंग वंचित तबके के छात्रों को मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण देती है। सिविल से और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक रेजिडेंशियल कोचिंग है। गुरुग्राम में घटनाओं को लेकर ट्रैफिक पुलिस सदर का गाड़ियों की स्पीड लिमिट के लिए जल्द पूरा होगा ऑडिट। गुरुग्राम की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर ट्रैफिक पुलिस का नया प्लान बन रही है। इस दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम में सभी प्रमुख सड़कों के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित करने पर काम कर रही है और इस संबंध में एक ऑडिट जल्द ही पूरा होने की संभावना है। इस बात को लेकर अधिकारी ने कहा कि इस कदम से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की संभावना है। इस साल 22 मार्च के महीने में गोल्फ कोर्स रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 9 लोगों की हताहत हुई है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी की इस घटना के बाद गुरुग्राम मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HNI के और सड़क इंजीनियर विशेषज्ञ सहित नागरिक एजेंसियों ने निरीक्षण किया था। इस दौरान कहा गया था कि स्पीड कम करने के उपयोग के अलावा 2 हिस्सों का सुरक्षा ऑडिट किया जाए। रविंदर तोमर ने कहा कि ऑडिट शुरू कर दिया गया है और जल्द ही पूरा होने की संभावना भी है। दिल्ली में पारा गिरा, हल्की बारिश की संभावना, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तापमान। दिल्ली में भारी बारिश और आंधी के एक दिन बाद मंगलवार को सुबह पारा गिरकर सामान्य से 7 डिग्री कम 20.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम कार्यालय ने दिन में बाद में हल्की बारिश से बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मंगलवार के सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों की अवधि में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 100% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार के शाम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की हताहत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए, सड़क और हवाई यातायात बाधित हो गया है और प्रतिष्ठान, जामा मस्जिद सहित वाहनों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। प्रहलाद अंडरपास के नीचे जलभराव ने फिर ली एक शख्स की जान। पिछले साल भी एक युवक की डूबने से गई थी जान। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में मौजूद पुल प्रहलादपुर अंडरपास के नीचे बारिश के बाद होने वाला जलभराव एक बार फिर से किसी के लिए काल बनकर सामने आ गया है। सोमवार देर रात एक व्यक्ति के अंडरपास के नीचे डूबकर हताहत हो गई। दरअसल सोमवार शाम को तेज बारिश और तूफान के चलते एक बार फिर अंडरपास के नीचे पानी भर गया था, जिसके कारण करीब 10 बजे एक व्यक्ति की इसमें डूबने की सूचना मिली। पुलिस को घटना की सूचना रात करीब 10:22 पर मिली थी। बता दें कि प्रहलादपुर पुलिस को वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दी थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि अंडरपास के नीचे काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। इसके बाद दमकल आपातकालीन बचाव दल को तुरंत मौके पर बुलाया गया। बचाव दल के गोताखोरों ने तुरंत व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। रात करीब 12 बजे अंडरपास के नीचे भरे पानी में से 45 से 40 साल के एक व्यक्ति के शव को बाहर निकाला गया। व्यक्ति नीले रंग के शर्ट और काले रंग के पैंट पहना हुआ था। उसकी उम्र 45 से 50 के करीब बताई जा रही है। हालांकि पुलिस को भी उसका नाम और पता नहीं मिल पाया है। लॉरेंस बिश्नोई की अर्जी पर सुनवाई से दिल्ली अदालत ने किया इनकार, जताई थी फर्जी एनकाउंटर की आशंका। दिल्ली की अदालत ने सोमवार को पंजाबी गायक एवं कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हताहत के कथित आरोपी एवं जेल में बंद गैंगस्टर
लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दायर उस अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उसने पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ की आशंका जताई है। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि उस अर्जी पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं है। इसमें जेल अधिकारी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे उसकी हिरासत पंजाब पुलिस को न सौंपे। अर्जी में तिहाड़ जेल के अधिकारी ने यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि बिश्नोई के खिलाफ पंजाब या किसी अन्य राज्य पुलिस के किसी भी पेशी वारंट के बारे में अदालत को पूर्व सूचना दी जाए और किसी अन्य राज्य की पुलिस को उसकी हिरासत न दी जाए। अर्जी में कहा गया कि आरोपी एक छात्र नेता है और राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण उसके खिलाफ पंजाब केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में कई मुठभेड़ मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी को पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ की आशंका है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।